इज़राइल और फिलिस्तीन के बीच का जो विवाद है वो विवाद अभी का नहीं है, बहुत पुराना विवाद है। इतिहास पर नजर डाले तो इज़राइल और फिलिस्तीन के बीच का विवाद ईसा मसीह के जन्म से भी पुराना है। मतलब बाइबल में प्रभु ने बताया था इज़राइल का चुनाव यहूदियों के लिए किया था, इसलिए पूरे दुनिया के यहूदी इसे अपना घर मानते हैं। हालांकि यहूदियों के ऊपर कई बार अत्याचार हुए और उनको अत्याचारों का सामना करना पड़ रहा है और उसी जमीन से उनको कई बार भगाया भी जा चुका है। वही फिलिस्तीन के लोगों का मानना है कि यहाँ हम पहले से रह रहे थे तो हम यहाँ के मूल निवासी हैं, इसलिए हाँ इस जगह पर हमारा हक बनता है। लेकिन जब 72 ईसा पूर्व में रोमन साम्राज्य का कब्जा हो गया था, रोमन्स ने जब हमला किया था इज़राइल पे, जो अभी का फिलिस्तीन था, पहला का फिलिस्तीन था, उस पर हमला किया और हमला करके वहां से यहूदियों को भगा दिया और ये यहूदी यूरोप और अमेरिका में जाकर बस गए। और उसी बीच यहूदियों के बीच मतलब यहूदियों के बारे में एक अफवाह फैल गई, जैसे सेमिटिज्म, एंटी सेमिटिज्म प्रचलित में आया। इसका मतलब हिब्रू बोलने वाले, हिब्रू भाषा बोलने वाले, यानी यहूदी के प्रति दुर्भावना। दुनिया में यहूदी के प्रति पहली ये दुर्भावना एक वहम के वजह से फैली। इसे एक चालाक कौम की नजर से भी देखा गया और ये किसी को भी धोखा देते, ऐसी भी बात प्रचलन में आ गई। और यहां तक भी नहीं रुका, यहूदियों को अपनी पहचान सार्वजनिक करनी पड़ती थी एंटी सेमिटिज्म की वजह से। उनको अपनी पहचान सार्वजनिक करनी पड़ती थी, इसलिए यूरोप में सैन्य दलों में भी काम करते हुए इनको वर्दी में एक सितारा लगाना पड़ता था। इसे डेविड स्टार कहा जाता है। इस सितारों से यहूदी की पहचान की जाती थी। अगर कोई यहूदी पहचान छुपाता है तो उसको सजा का प्रावधान था, लेकिन बाकी सैनिकों के लिए ऐसा नहीं था, सिर्फ यहूदियों के लिए था। ये उन पर एक अन्याय ही हुआ था। जो अभी का इजराइल है, उसकी जो स्थापना थी, कि उस इजराइल का गठन जिसने किया उसका नाम था थियोडोर हर्जल। थियोडोर हर्जल नाम के वेना में रहने वाले एक यहूदी ने वर्तमान इजराइल की स्थापना की। सैद्धांतिक तौर पर 1860 में जन्मे हर्जल ने वेना में एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम किया, लेकिन वहां से भी उन्हें जाना पड़ा क्योंकि एंटीसेमिटिज्म की वजह से उन्हें वेना छोड़ना पड़ा। और उसी बीच साल 1890 में फ्रांस और रूस के बीच भीषण युद्ध हुआ। उन दोनों को युद्ध का सामना करना पड़ा और इसी बीच फ्रांस का युद्ध में हार हो गई और इस पूरे हार की जिम्मेदारी एक यहूदी पर डाल दी। एक यहूदी अधिकारी अल्फ्रेड ड्रेफस। पत्रकार हर्जल ने इस घटना का कवर स्टोरी बनाई और सारे यहूदियों को एक होने के लिए कहा और नए राज्य की संरचना शुरू की। तो उन्होंने 1897 में चाइनिस्ट कांग्रेस की स्थापना की। साल 1897 में स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड चाइनिस्ट कांग्रेस की स्थापना की। चाइनिस्ट मतलब हिब्रू में उसको स्वर्ग कहते हैं। इस संस्था ने पूरी दुनिया में चंदा इकट्ठा करने के लिए शुरू किया और उस बैनर के तले बहुत सारा चंदा इकट्ठा भी हुआ। 1904 में संस्था के संस्थापक हर्जल का दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। पता नहीं उसकी फाइल किसने निपटाई, लेकिन वो
मर गया। अब लोगों को लगा जायनिस्ट आंदोलन कम हो जाएगा, लेकिन अब उसका कुछ असर कम नहीं हुआ, क्योंकि जायनिस्ट कांग्रेस की पकड़ अब मजबूत हो चुकी थी, क्योंकि यहूदी लोगों के बीच अब ताकत बहुत मजबूत हो चुकी थी। और इसी बीच ब्रिटेन और यहूदियों के बीच एक बाल्फोर समझौता। बाल्फोर समझौता मतलब कि उस दौर में तुर्की और उसके आसपास के इलाके ऑटोमन साम्राज्य के परचम रहता था। ये पूरा का पूरा ऑटोमन साम्राज्य था जिसका कब्जा इजराइल पे था। और यहूदियों के साथ ये बाल्फोर समझौता में लिखा था कि प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद ऑटोमन साम्राज्य पे कब्जा अगर ब्रिटेन का आता है तो ब्रिटेन ये जमीन यहूदियों को देंगी, यहूदियों को दे देंगे। और यहूदियों को फिलिस्तीन में एक स्वतंत्र देश की स्थापना कर इजराइल को खुद ब्रिटिश लोग देंगे। ये वादा ब्रिटेन ने यहूदियों से किया। वही दूसरी तरफ ब्रिटेन ने चुपके से फ्रांस और रूस के साथ साइक्स पिकॉट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। ये साइक्स पिकॉट एग्रीमेंट क्या है? इसके अंतर्गत उसने पूरे पूर्व को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। और तय किया कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद कौन सा देश किसके हिस्से आएगा। इसमें उसने फिलिस्तीन को अपने हिस्से में रखा और सीरिया और जॉर्डन फ्रांस को दे दिया। तुर्की का कुछ हिस्सा रूस के पास है। एक तरफ ब्रिटेन ने सामूहिक तौर पर फिलिस्तीन को यहूदियों को देने का वादा किया, वही दूसरी तरफ गुपचुप तरीके से साइक्स पिको एग्रीमेंट के तहत यह हिस्सा अपने पास रख दिया। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद और ऑटोमन साम्राज्य की हार हो चुकी थी, फिलिस्तीन में अब ब्रिटिश शासन की शुरुआत होती है। वेलफेयर डिक्लेरेशन के कारण भारी मात्रा में यहूदियों का पलायन फिलिस्तीन में हो रहा था। इस दौरान वहां के यहूदियों की तादाद तेजी से बढ़ने लगी और ये यहूदी फिलिस्तीन में जाकर वहां आकर वहां की जमीनें खरीदी करने लगे। धीरे धीरे फिलिस्तीन का विस्तार कम होने लगा और यहूदी वहां बढ़ने लगे। और यहूदी पहले से साहूकार थे तो ज्यादा पैसे दे के जमीन खरीदने लगे। अब यहूदियों का फिलिस्तीन पर व्यापक विस्तार बनने लगा। फिलिस्तीन में अपना प्रभुत्व मजबूत करने के लिए उन्होंने अब वहां से फिलिस्तीनियों को भगाना शुरू कर दिया। इसके कारण 1936 में अरबों ने फिलिस्तीन में विद्रोह कर दिया। इसके दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने यहूदी सेना की मदद ले ली। बाद में अरब फिलिस्तीनियों को शांत करने के लिए ब्रिटिश ने यहूदियों पर पाबंदी लगाई, माइग्रेशंस पर पाबंदी लगाई। लेकिन ब्रिटेन ने वहां यहूदियों को बसाने के लिए चुपके से मदद की और फिलिस्तीनियों को दिखाया कि हम यहूदियों को सपोर्ट नहीं करते। प्रथम विश्व युद्ध के पहले और बाद में 1920 और 1945 के बीच यूरोप में बढ़ते उत्पीड़न और हिटलर की नाजियों की हत्या नरसंहार से बचने के लिए लाखों यहूदी फिलिस्तीन पहुंचने लगे और इनकी बढ़ती आबादी फिलिस्तीनियों के लिए चिंता का विषय बना। लेकिन 1933 में जर्मनी के सत्ता पर काबिज होने के बाद हिटलर ने यहूदियों का पूरी दुनिया से खात्मा की योजना पर अमल किया। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के आगाज के बाद हिटलर ने बड़े पैमाने पर यहूदियों को मौत के घाट उतारा।
हिटलर ने एक योजना के तहत विश्व के 6 साल के दौरान 60 लाख से ज्यादा यहूदियों को मौत के घाट उतारा, जिसमें 15 लाख बच्चे शामिल थे। हिटलर ने पूरी दुनिया की 1/3 आबादी को खत्म कर दिया। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद ब्रिटेन को इन दोनों देशों को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था, तो ब्रिटेन ने एक बीच का रास्ता निकाला। उसने कहा कि इसे हम संयुक्त राष्ट्र में लेकर जाएंगे, और संयुक्त राष्ट्र में 1947 में द्विराष्ट्र सिद्धांत के तहत इस इलाके का फैसला सुनाया। इस इलाके पर जिस जगह पर जिसकी लोक संख्या ज्यादा है वो उसके कब्जे में आ जाएगा, और यरूशलेम को अंतर्राष्ट्रीय शहर घोषित कर दिया जाएगा। अब यहूदियों को यह फैसला तुरंत मंजूर था, क्योंकि उनके पास रहने के लिए कोई जगह ही नहीं थी। दुनिया में गई उनके लिए कोई जगह नहीं थी, तो उन्होंने अरब तुरंत मान्यता दे दी। लेकिन अरबों ने इसे स्वीकार नहीं किया। यूएन ने भी फैसला किया था। तो इसके बाद 1948 में अंग्रेज से इस इलाके को छोड़कर चले गए, और 14 मई 1948 को यहूदियों का देश इजराइल वजूद में आया। अब इजराइल के राष्ट्र घोषित करते ही अरबों को मिर्ची लगी, और अरबों ने सीरिया, लीबिया और इराक ने इस पर हमला बोल दिया। इसी के साथ ही अब इजराइल युद्ध की शुरुआत हुई। सऊदी अरब ने भी अपनी सेना भेजी और मिस्र की सहायता से इजराइल पर हमला किया। यमन भी युद्ध में शामिल था। 1 साल तक लड़ाई के चलने के बाद युद्ध विराम की घोषणा हुई। जॉर्डन और इजराइल के बीच सीमा का निर्धारण हुआ, जिसे ग्रीन लाइन नाम दिया गया। इस युद्ध के दौरान तकरीबन 70,000 फिलिस्तीनी विस्थापित हुए। युद्ध के बाद 11 मई 1949 को इजराइल को संयुक्त राष्ट्र ने अपनी मान्यता दे दी, और 1967 में एक बार फिर अरबों ने हमला कर दिया इजराइल पे। लेकिन इस बार इजराइल ने महज 6 दिनों में ये वार निपटा दिया। इसी को 6 डे वॉर कहा जाता है। और उनके कब्जे वाले वेस्ट बैंक और गाजा और पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। तब से लेकर अब तक इजराइल का इन इलाकों पर कब्जा है, यहाँ तक कि यरूशलेम को भी अपनी राजधानी बताता है। हालांकि गाजा के कुछ हिस्से को उसने फिलिस्तीनी को वापस लौटा दिया। वर्तमान में ज्यादातर फिलिस्तीनी गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में रहते हैं। उनके और इजरायली सैन्य बलों के बीच संघर्ष होता रहता है।